प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हमने फेसियोला हिपेटिका की हैबिटाट स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। फेसियोला जो है प्लेटिलमथी संघ का जंतु है और उभयलिंगी होता है। इसके अलावा ये जो है परजीवी के रूप में अंतः परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है और जीवन काल में 5 लार्वल अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इन सब बातों के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है, इसकी जो सिस्ट के रूप में जो पाया जाता है, तो जब कोई मेमल्स विशेष तौर से भेड़ या जो बकरी है वो किसी तालाब के किनारे पर या जो नम स्थान है यहाँ पर जब भोजन ग्रहण करती है तो उस पत्तियों के साथ जो सिस्ट भी इसके शरीर में चली जाती है और ये सिस्ट जो है आंत्र से होती हुई और जो है ये कर तक लीवर तक पहुँच जाती है और वहाँ पर ये जो है सिस्ट टूट जाती है। मेटासर्केरिया जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है एग लेइंग शुरू करता है। तो एग लेइंग जो है, एग जो अंडे हैं वो वहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू आंत्र में और आंत्र के द्वारा जो है मल के द्वारा बाहर वापस निकल जाते हैं। यानी भेड़ की जो मल है, इसका विष्टा जो है, उसके साथ ये जो है अंडे, इसके फेसियोला के जो अंडे हैं वो बाहर आ जाते हैं और ये उसी जगह पर नम स्थान पर जब ये एग लेइंग जो है हो जाती है तो उस नमी के कारण जो है इनका एग का जो सेल है, जो कवच है, वो टूट जाता है और ये जो है इनसे जो लार्वा निकलता है बाहर, वो मीरासीडियम लार्वा कहलाता है। ये मीरासीडियम लार्वा जो है फास्टली स्विम करता है, तेज़ी से पानी में तैरता है और ये 24 घंटे तक जो है सक्रिय रहता है। इस दौरान इसको जो इंटरमीडिएट होस्ट है, जो स्नेल होता है, घोंघा होता है, उसकी ज़रूरत होती है। अगर स्नेल नहीं मिलता तो ये नष्ट हो जाता है। तो इस दौरान जो है अगर उस पानी में, उस जल स्रोत में अगर स्नेल हैं वहाँ पर, तो उस स्नेल में ये मीरासीडियम प्रवेश कर जाता है और वहाँ से फिर ये जो वृद्धि करते हुए, ग्रोथ करते हुए स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोसिस्ट जो है उसमें 5 से 8 जो है फिर रेडिया डेवलप हो जाते हैं परिवर्तन करके और रेडिया से जो है सर्केरिया लार्वा कन्वर्ट में बदल जाता है ये सर्केरिया में। और ये सर्केरिया जो है स्नेल के लंग्स तक आ जाते हैं और वहाँ से ये फिर पुनः जो है पानी में मुक्त कर दिए जाते हैं। जो जल स्रोत है उसके जल में आ जाते हैं, मुक्त करते हैं और यहाँ पर ये तैरते हुए वापस जो जल स्रोत के जो किनारे पर जो नम घास है वहाँ पर ये आ जाते हैं और वहाँ पर ये पुट्टी का रूप धारण कर लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं अपने चारों ओर। पर्यावरण परिस्थिति या प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थिति से बचने के लिए इस तरह से एक सिस्ट बना लेते हैं। तो जब कोई भेड़, स्वस्थ भेड़ या कोई बकरी जो है अपने घास के लिए, अपने भोजन प्राप्त करने के लिए उस जल स्रोत के आसपास जाती है, तो उस घास के साथ या पेड़ पौधों की पत्तियों के साथ जो है सिस्ट भी इसके शरीर में चली जाती है और यहाँ से ये पुनः जो है आंत्र से होते हुए लीवर तक पहुँच जाती है। तो इस तरह से इसका जो जीवन है लगातार चलता रहता है। लेकिन ये सिस्ट अगर ज़्यादा हो जाएँ तो ये लीवर रोट नामक रोग जो है पैदा करती हैं। तो हमने इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में पहले ही बात कर ली थी। आज हम जो है इसकी पैथोजेनिसिटी और जो पैरासाइटिक एडेप्टेशंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो ये डिजीज़ है इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि जब भेड़ जो है फेसियोला से इन्फेक्टेड हो जाती है तो भेड़ का जो लीवर है वो एक तरह से गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है और लीवर की जो संरचना और इसकी जो कार्य प्रणाली है वो दोनों ही प्रभावित होती हैं। तो जो एकल भेड़ है या जो एक भेड़ है उसके लीवर में जो है ऐसा माना गया है कि लगभग 200 से ज़्यादा जो लीवर फ्लूइड हो सकते हैं और अगर इतने ज़्यादा अगर लीवर फ्लूइड उसके लीवर में प्रवेश कर गए भेड़ के में, तो जो है ये लीवर जो है ये कार्य करना एक तरह से बंद कर देता है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि ये जो है जो
मेटासर्केरिया लार्वा जो है उसके द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। फिर वाकई जो है मान लो ज़्यादा मेटासर्केरिया प्रवेश कर गए और लीवर में जो है इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो लीवर जो है काम करना बंद कर देता है, और ये जो बीमारी है वो लीवर रोट के नाम से जानी जाती है। तो इस बीमारी को लीवर रोट तो कहते हैं, इसके अलावा फेसियोलिसिस जो रोग है वो भी कहा जाता है। तो लीवर रोट में या फेसियोलिसिस में क्या होता है, पीड़ित भेड़ के लीवर या जो पित्तवाहिनी है उसमें जो है सिरोसिस हो जाता है, यानी ऊतकों का क्षय हो जाता है। और ऊतक क्षय के अलावा कई बार ये जो है भेड़ के जो लंग्स हैं उसको भी संक्रमित कर देती हैं, और फेफड़ों में भी जो है या लीवर में जो है सूजन आ जाती है, और इसकी जो डक्ट हैं बाइल डक्ट वगैरह वो है ब्लॉकेज हो जाती है, वो रुक जाते हैं। इस प्रकार से जो है लीवर की जो कार्य प्रणाली है उसकी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी प्रभावित होती हैं। अब हम बात करें अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कैसे होता है, तो इसके बारे में भी बताया कि जब कोई भी भेड़ जो है किसी तालाब झील या जो जल स्रोत है उसके पास जो नम स्थान है या उसके आसपास का जो किनारे पर जो घास वास होती है वो नम भूमि होती है, पानी भी होता है थोड़ा बहुत हल्का, तो नम स्थानों पर जब ये भोजन ग्रहण करती है, ग्रास या पेड़ पौधों की जो पत्तियों को जो खाती है, तो भोजन के रूप में जो है वहाँ पर जो सिस्ट के रूप में जो है मेटासर्केरिया लार्वा भी आ जाता है इसके शरीर में। कहने का मतलब है मेटासर्केरिया लार्वा जो है वहाँ सिस्ट के रूप में होता है उसके आसपास, और ये सिस्ट जो है वो पत्तियों या भोजन के साथ ही भेड़ के शरीर में पहुँच जाती है, और वहाँ पर प्रवेश करने के बाद में जो है ये वापिस जो है शरीर में प्रवेश करके अडल्ट मान लो जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है फेसियोला में, और वहाँ से जब फिर लार्वा के द्वारा वापस जो है एगलेंग के द्वारा जब वापस जो है उस जल स्रोत के आसपास जो है अंडे छोड़ देती है। अंडे जो है उनके स्फुटन से जो मुक्त लार्वा होता है मीरासीडियम लार्वा, वो लार्वा वापस जो है तेज़ी से तैरते हुए उस जल स्रोत में प्रवेश करते हुए स्नेल की तलाश करता है, और अगर स्नेल में प्रवेश कर जाता है तो वो आगे की जो परिवर्धन की अवस्थाएं हैं वो जो है शुरुआत हो जाती है, वो आगे का परिवर्धन शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये मीरासीडियम जो है स्नेल में जाकर वहाँ पर उसे संपर्क स्थापित करने ना है, और उसके बाद में स्पोरोसिस जो है रेडिया और सर्केरिया लार्वा जो है वो बन जाते हैं, और उसके बाद में जब सर्केरिया जो है तेजी से तैरता हुआ जब उस झील या जल स्रोत के आसपास का जो नम स्थान है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये वहाँ पर पहुँच कर चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण कर लेता है, और वो सिस्ट जो है में जो है मेटासर्केरिया लार्वा होता है, और जब भेड़ जो है उस घास को खाती है तो वो सिस्ट भी घास के साथ पूरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार से ये जो मेटासर्केरिया लार्वा है वो भेड़ के जो भोजन के साथ आंतर से जो है लीवर में चला जाता है। तो इस तरह से इसका संक्रमण होता है। अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें, इसकी रोगजनकता की बात करें, तो जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है यानी घोंगा है ना, वर्टिब्रेट होस्ट तो क्या हुआ इसका, भेड़ या बकरी गोट, लेकिन इनवर्टिब्रेट होस्ट क्योंकि डाइजेनेटिक है, दो होस्ट होते हैं इसके जीवन काल में, तो जो इनवर्टिब्रेट होस्ट है जिसको हम घोंगा कहते हैं, तो घोंगे के शरीर में प्रवेश करने के बाद में ये जो सर्केरिया है उसके भीतर उसमें जो है लीवर और जो है जो गोनाड्स हैं उसको ये आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट कर देती हैं, इसके डैमेज कर देती हैं। और कई बार जो है अगर संक्रमण ज़्यादा हो गया तो स्नेल में हम देखते हैं कि उसकी साइज़ जो है काफ़ी बड़ी हुई होती है, तो उसकी स्नेल की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है। तो प्राथमिक पोषक के संक्रमण का एक तरह से जो मेजर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है, बड़ा आर्थिक महत्व भी है। भेड़ के लीवर या जो पित्तवाहिनी है वो इससे डैमेज हो जाती है, बाइल डक्ट में इन्फ्लेमेशन से जो है एपिथेलियम का भी लॉस होता है, और साथ ही जो गाल स्टोन है ना वो भी डेवलप हो जाते हैं। तो इसके साथ ही जो लीवर की मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है वो भी प्रभावित होती है, और ये जो संक्रमण है एक तरह से लीवर रोट के नाम से जाना जाता है। इसको फेसियोलिसिस भी
कहते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की अगर बात करें, तो लिवर रोग से जो पीड़ित या संक्रमण में, लिवर रोग के संक्रमण में जो है निम्न लक्षण जो है दिखाई देते हैं। जो होस्ट है, जैसे मान लो भेड़ है, तो उसमें उसको भूख कम लगती है, भूख में कमी आती है। इसके अलावा उसमें एनीमिया हो जाता है, उसका अगर हीमोग्लोबिन चेक किया जाए तो वो भी कम मिलेगा। इसके अलावा उसका जो है इरेगुलर रूमिनेशन भी है, वो भी देखा गया है। उसमें जो जुगाली है वो एक तरह से अनियंत्रित होती है उसकी। और इसके अलावा वो जो संक्रमित पशु है उसमें शिथिलता देखी गई है, उसमें आलसपन, एक्टिविटी मतलब एक्टिवनेस जो है वो नहीं पाई जाती। इसके अलावा उसका जो पेट है, उदर पार्ट है, वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, बुखार भी आ जाती है, और श्वास से संबंधित तकलीफ जो है वो भी बढ़ जाती है। पेट में भी पानी भर जाता है, और कई बार जो है उसमें पतला जो है उसका मल है वो बाहर निकलता है, या इसको क्यों कह सकते हैं दस्त जो है वो भी लग जाते हैं। जबड़ों में भी जो है स्वेलिंग आ जाती है। तो इस तरह से जो है बहुत से लक्षण जो है उनके द्वारा हम पहचान लेते हैं कि ये जो पशु है वो फेसियोला हेपेटिका से संक्रमित हो सकता है। कई बार ये देखा गया है कि अगर ज़्यादा संक्रमण अगर बढ़ गया तो उसकी डेथ भी हो जाती है पशु की। तो कई बार ये भी होता है कि जो है ये फेसियोला है, या फेसियोला की जो विभिन्न लार्वल अवस्थाएं हैं जो भेड़ के शरीर में है, मान लो जो मेटासर्केरिया अवस्था में वो पहुंच जाता है, तो वो मल के साथ ही बाहर निकल जाता है, और मल के साथ बाहर निकलने से उसका बचाव भी हो जाता है और वो रिकवर भी हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बहुत सी जो एक तरह से ट्रीटमेंट के बहुत से तरीके हैं, और इनमें जो मुख्य जो तरीके हैं वो इस तरह से हैं कि जो फेसियोला का सबसे जो प्रभावी और सस्ता जो उपचार जो है वो एक तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड उसको माना गया है। तो ये थोड़ा सा क्या पॉइजनस होता है, पॉइजनस होने से घातक भी हो सकता है, तो इसको एक तरह से सावधानीपूर्वक जो है इसका उपचार किया जाना चाहिए। तो हेक्साक्लोरोइथेन है, हेक्साक्लोरोफिन है, या ऑक्सीक्लोरामाइड जो है, ये इस तरह की औषधियाँ जो हैं वो बचाव करती हैं। अब अगर हम रोकथाम की अगर बात करें तो इसको कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, तो इसके बारे में ये है कि चूँकि ये घास जो जल स्रोत है उसके आसपास जो घास होता है, और वहाँ पर जो है मान लो मेटासर्केरिया लार्वा है या जो सर्केरिया की सिस्ट है, तो वो खाने से ही जो है पशु संक्रमित होता है। तो चूँकि जंतु घास आदि खाने से संक्रमित होता है, अतः ऐसे क्षेत्र में सड़ने से उसको रोकना चाहिए। उसको जो पशु पालक हैं उनको इस तरह की सलाह देनी चाहिए कि जो है नदी किनारे पर जो है उनको ज़्यादा जो है एक तरह से चरवाई नहीं की जाए, और इससे जो है मेटासर्केरिया जो है उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेटासर्केरिया प्रवेश करता है तभी तो वो भेड़ जो है संक्रमित होती है। निचले जैसे तालाब, झील आदि के किनारे पर भी जहाँ घोंगे घूमते हैं, तो ऐसे स्थानों पर भी जो है वो भेड़ बकरियों को नहीं रखना चाहिए, उनको वहाँ से थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए। लेकिन ये मजबूरी भी है, क्योंकि चरवाहे भी जो है पानी के लिए ऐसे जल स्रोत की तलाश में रहते हैं कि उनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, और पानी की तलाश में जो भेड़ पशु जो है वो ज़्यादा समझदार नहीं होता, और वो संक्रमित जो है घास को खा लेता है और वो पुनः संक्रमित हो जाता है। इसके साथ ही जल प्लावित क्षेत्र जो है, वाटर लॉज्ड एरिया जो है, वहाँ में जो जल निकासी का प्रबंध करके हम जो है बच सकते हैं। इसके अलावा मोलुसिसाइड रसायनों के वाहक जो हैं उनका नियंत्रण किया जा सकता है, यानी मोलस्क नाशक जो रसायन हैं उनसे जो है ये जो वेक्टर हैं उनको
नष्ट कर सकते हैं। और इसमें मुख्यतः जो कॉपर सल्फेट होता है या कॉपर कार्बोनेट होता है या कॉपर पेंटाराकेंटोफिनोल जो होता है, ये मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इनसे जो है स्नेल नष्ट हो सकता है। तो ये जो अगर उपाय अगर नहीं हो तो एक तरह से उस क्षेत्र में जो पशु हैं उनको साल में 1 या 2 बार जो है उनको दवाएं भी खिलाकर उनको संक्रमण से मुक्त किया जा सकता है। तो कई तरीके हैं जिससे जो है भेड़ को संक्रमण से बचाया जा सकता है। अगर हम इसके अनुकूलन की अगर बात करें, अडेप्टेशंस की बात करें, तो liver flug have undergoes tremendous modification both morphological as well as physiological to be able to suit themselves to their endoparasitic mode of life। मतलब ये है कि लीवर फ्लूक के जो अंतर परजीवन के लिए संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से रूपांतरण की जो है एक व्यापक क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके अनुकूलन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि बहुत से अनुकूलन जो है पाए जाते हैं और जिसमें से प्रमुख है जैसे शरीर पर मोटी और पारदर्शी जो है आवरण जो है टेगुमेंट्स पाया जाता है। और ये जो है इसके ऊपर एक तरह से सूक्ष्म छिद्र भी होते हैं। तो इससे जो है ये भोजन के अवशोषण में मदद करता है। साथ ही ये क्या करता है, ये जो टेगुमेंट्स है जो होस्ट के डाइजेस्टिव जूस हैं जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं उनसे भी बचाता है। यानी जो पारदर्शी क्यूटिकल का आवरण होता है वो होस्ट का जो पोषक है उसके शरीर से निकलने वाले जो पाचक एंजाइम है उनसे बचाता है। और इसके अलावा ये इस तरह की इसमें होता है मॉडिफिकेशन की ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अवशोषित कर लेता है। दूसरी खास बात ये होती है कि जो फेसियोला हिपेटिका है इनमें लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स जो है वो नहीं पाए जाते, उनका अभाव होता है। तो क्योंकि इनको लोकोमोशन की खास ज़रूरत ही नहीं होती, तो इसका जो लार्वा है वो विशेष तौर से जिसकी बात करें मिरासीडियम लार्वा है उसमें जो है सीलिया पाए जाते हैं और ये थोड़ा ज़रूर इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बाकी इसको लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स की आवश्यकता नहीं होती और ऐसे में जो है इनमें गमना नहीं पाए जाते, क्योंकि पैरासाइट का जो परजीवी के रूप जीवन व्यतीत करता है तो भोजन के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर जो है ब्लड के साथ जो है आगे से आगे मूव करता जाता है। इसी तरह से जो है इनमें एलिमेंट्री कैनाल है, जो आर्नाल है उसमें भी एनएस नहीं पाई जाती, क्योंकि जो है पचित भोजन का ही अवशोषण करते हैं, उसको ही ग्राइंड करते हैं। जो ओरल शक है उस शक्कर है मुख्य जो चूसक है उससे भी ये जो है पचित भोजन को अवशोषित करते हैं। तो इनमें एक तरह से अपचित भोजन होता ही नहीं। और जो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है जो कि ब्रांच्ड होती है वो इस भोजन को जो भोजन ये ग्रहण करते हैं पचित भोजन उसको ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मददगार होती है। एक तरह से वो पाचन नहीं करती है, वो क्या करती है, जो भोजन ये ग्रहण करते हैं अवशोषण करते हैं भोजन का या जो शक करते हैं भोजन, उस भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम एलिमेंट्री कैनाल करती है, क्योंकि ये ब्रांच होती है और ब्रांच के द्वारा जो है संपूर्ण शरीर में भोजन का वितरण हो जाता है। तो एक तरह से जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भोज्य पदार्थ के वितरण का काम करती है। इसी तरह से इसके यानी फेसियोला के जो शरीर पर जो ओरल शक्कर पाए जाते हैं या एसिटाबुलम पाया जाता है, जो स्पाइंस पाए जाते हैं, तो इनका काम एक तरह से होस्ट के शरीर से चिपकने में मदद करना है। यानी इसके द्वारा जो है ये होस्ट के शरीर से अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, उसके शरीर में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा जो अडल्ट अगर जंतु देखें उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो सेंस ऑर्गन्स है उनका भी अभाव होता है, क्योंकि ये परजीवियों में एक तरह से आवश्यक नहीं होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबका अभाव होता है। नर्वस सिस्टम जो है वो भी पूर्ली डेवलप्ड होता है, बहुत ही जो है कमज़ोर रूप से विकसित होता है और क्योंकि इसका पूर्णतः एक तरह से यूटिलाइज नहीं होता, काम में नहीं आता है। इसके अलावा जो फ्री स्विमिंग लार्वा है मिरासीडियम लार्वा, उसमें जो है सेंसरी आई स्पॉट ज़रूर पाए जाते हैं, बाकी ज़्यादा जो है सेंस ऑर्गन भी नहीं पाए जाते। रेस्पिरेशन सामान्यतः इसमें अवायवीय प्रकार का होता है
और क्योंकि ये एंडोपैरासाइट होता है, शरीर दूसरे जो जीव है उसके शरीर में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो वहाँ पर जो है इसको ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है। और इस कमी के जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे बचने के लिए इसमें अवायु विसर्जन की जो तकनीकी एक तरह से डेवलप हो जाती है। इस तरह की जो कार्य प्रणाली इसमें विकसित हो जाती है कि अवायु विसर्जन ये करके सर्वाइव करते हैं। अगर इसके हम बॉडी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ये वेल डेवलप्ड होता है, यानी जो प्रजनन तंत्र है वो इसका सुविकसित होता है और ये जो है असंख्य अंडे देते हैं। अंडों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा माना गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों से में जो है बहुत से अंडे या जो लार्वा है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसको सर्वाइवनेस या अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए अंडों की संख्या ज़्यादा इसमें पाई जाती है, यानी जंतु जो है अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए ज़्यादा अंडे देता है ताकि ये रहे कि कम से कम कुछ जो जीव है सर्वाइव कर सके। इसके अलावा जो है इसका जो एक सेल है वो भी इस तरह का ही होता है कि जो है अनफेवरेबल कंडीशन में जो है वो अपने आप को बचा लेता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि हालांकि ये जो पेटल के जंतु हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, वो वेलिंगी होते हैं, हेर्माफ्रोडाइट में पाई जाती है, वो वेलिंगिता पाई जाती है। लेकिन बहुत से जंतुओं में जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है और इसमें भी ये है कि इसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दूसरा जंतु अगर नहीं हो तो अपने उत्तरजीविता बनाने के लिए कई बार इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। ऐसा रेयर होता है लेकिन हो जाता है। तो इस तरह से ये जीव जो है बहुत से अनुकूलों द्वारा अपने आप को जीवित या अपने आप को बनाए जो है जीवित बनाए रखता है, उत्तरजीविता बनाए रखता है। तो उम्मीद है आज का ये जो टॉपिक है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।